हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनोज सोनी और आप देख रहे हो दुनिया का सबसे जेन्युइन ऑटोमोबाइल रिव्यू का चैनल जिसका नाम है मनोज सोनी। तो आज मैं जिस बाइक का रिव्यू करने वाला हूं, डिटेल वीडियो होगा, अंत तक बने रहिएगा। वो बाइक है टीवीएस की राइडर। क्या कुछ मिल जाता है 2025 में, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें, इस बाइक का जो लुक है वो स्पोर्टी नेकेड स्ट्रीट बाइक कह सकते हो आप इसको। ये प्रॉपर एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक का लुक देती है। हालांकि ये सिर्फ 125 सीसी सेगमेंट में ही आती है, इसका कोई अपर वेरिएंट भी नहीं है, हायर वेरिएंट भी नहीं है। जब ये लॉन्च होने वाली थी, बहुत से लोगों ने कहा था कि इसका नाम अपाचे होगा, लेकिन कंपनी ने गेम कर दिया और इसका नाम रखा टीवीएस की राइडर। तो यहाँ पे आपको राइडर की बैजिंग, टीवीएस का घोड़ा और फ्रंट पे आपको टीवीएस का एम्बलम भी देखने को मिलेगा। इसके नीचे राइडर को इन्होंने एक स्पेसिफिक बैजिंग दी है लोगों के साथ, वो यहाँ पे आप देख सकोगे। और डिज़ाइन की बात हो रही तो हेडलाइट को कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि अपने एनिमलिस्टिक लुक के लिए जानी जाती है और कंपनी ने इसे विकेट लुक का नाम दिया है। ये एलईडी हेडलाइट सेटअप होगा, मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट सेटअप बोल सकते हो आप इसे। डीआरएस भी इसी में इंटीग्रेटेड है। हेडलाइट के जो 3 कंपार्टमेंट है उसको सेपरेटली बांटा गया है डीआरएस की मदद से। मस्कुलर फ्यूल टैंक जो कि आपको एक अच्छा लुक दे देती है, अच्छी रोड प्रेजेंस दे देती है। मस्कुलर लुक होने के साथ साथ आपको यही जो डिज़ाइन है आपको एक स्पोर्टी लुक भी दे देती है आपकी बाइक को। साथ में इसकी सीट भी देखोगे तो इसमें आपको सीट के अलग अलग ऑप्शन है। जैसे ये हमारे सामने सिंगल सीट है, इसमें आपको स्प्लिट सीट या सेडल सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अपने सामने सिंगल सीट वाला वेरिएंट है, लेकिन जो इसकी शार्पनेस है और जो इसकी कुशनिंग है, एक कम्यूटर सेगमेंट और साथ में स्पोर्टी सेगमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसकी जो कुशनिंग है आप देखोगे ये बहुत ही बढ़िया है। साथ में इसका जो पॉइंटीनेस है ये इसको एक स्पोर्टी लुक भी दे देता है और साइड से देखने में तो काफ़ी मस्कुलर लुक देती है। साथ में ऐसा लगता है जैसे कोई महंगी स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन ये मात्र और मात्र 1 लाख रुपए में आ जाती है। साथ में इसमें एक बहुत ही खास चीज़ है, वो है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। याद रखिएगा ये 125 सीसी की बाइक है जिसमें आपको मल्टी कलर रिवर्स एलसीडी स्क्रीन मिल जाती है। ये मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये मल्टी कलर है, रिवर्स एलसीडी है, क्योंकि इनकी जो अपर बाइक है, जैसा कि ये आप देख सकते हो, अपाचे 164V का यूएसडी के साथ आने वाला वेरिएंट है, जिसमें आपको एलसीडी स्क्रीन तो मिलती है लेकिन ये कलर स्क्रीन नहीं है। जबकि इसकी और उसकी प्राइस में डिफरेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस आने वाला है। तो यहाँ पे अपने पास जो वेरिएंट खड़ा हुआ है ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट है, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। डिस्क ब्रेक के साथ यहाँ पे इसका एक और वेरिएंट आया है, सेम वेरिएंट में किक लगा के भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें जिसमें किक आएगी उसमें ये स्प्लिट सीट के साथ होगी। इसलिए इसमें इसी इंजन और इसी स्पेसिफिकेशन के साथ सिर्फ ये 2 फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे किक मिल जाएगा और या तो अगर आपको ड्रम ब्रेक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा सेम वेरिएंट में। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो। तो इसमें यहाँ पे आप न्यूट्रल गियर पोजीशनिंग देख सकते हो, मतलब यहाँ पे जो भी गियर डालोगे आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, क्योंकि 5 गियर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पे नंबर देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आरपीएम मीटर जो कि 9000 तक जाता है। यहाँ पे आपको टाइम और स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। फ्यूल लेवल यहाँ पे एक छोटा सा दिया है, बहुत ही बीच में दिया है, तो आसानी से नोटिस नहीं होता इस चीज़ को ना। ये स्पीडोमीटर के आसपास देना चाहिए, टाइम को इधर कहीं कॉर्नर पे देना चाहिए, स्पीडोमीटर को सेंटर में देना चाहिए। तो थोड़ा इसका जो अरेंजमेंट है ना उतना सही लगता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि कलर स्क्रीन मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पे और 125 सीसी में, और ये अपने बेस वेरिएंट से ही ये सारी चीज़ें देता है। यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाएगा, ओडोमीटर इस जगह पे देखने को मिलेगा। और जो ये वेरिएंट है ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला नहीं है, लेकिन इसमें एक वेरिएंट आता है जिसमें कनेक्टिविटी के 85 प्लस फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कॉल मैसेज अलर्ट, क्रैश अलर्ट, एंटी थेफ्ट अलर्ट, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका जो घोड़ा है वो भी ग्लो करता है, अगर इसे इसका इग्निशन बंद करेंगे तो घोड़े की लाइट भी बंद हो जाती है। ये चीज़ें अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको पास बटन, अपर डिपर बटन, इंडिकेटर और हॉर्न बटन मिलता है। राइट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक राइडिंग मोड के लिए भी स्विच मिलता है, जिससे आप आसानी से स्क्रीन में देख सकते हैं। फ्यूल टैंक के नीचे इको और पावर पे ये स्विच हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो आप इसे इको पे चला सकते हो, और अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, इसकी टॉप स्पीड पे जाना है, तो आप इसे पावर में लगा सकते हो। और इसका जो एक्सेलरेशन है बता दूं, ये 5.8 सेकंड में
0 से 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और यहाँ पे इसका एक स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला भी वेरिएंट खड़ा हुआ है, जिसका डिस्प्ले तो नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी बैटरी निकाल दी जाती है, क्योंकि अक्सर कस्टमर जो है तो ऑन करके चले जाते हैं, बैटरी चली जाती है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिल जाता है, पहले तो इसकी स्क्रीन ही अलग है, अलग डिज़ाइन की, अलग शेप की है। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के लिए एक आई बटन देखने को मिलेगा। ये आई बटन आपको मोबाइल में और आपकी गाड़ी के बीच में जो इन्फॉर्मेशन चेंज होती है उसके लिए भी यूज़ होने वाला है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मेन्यू का बटन भी मिलेगा, क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं उसे आप इस मेन्यू बटन से इनेबल कर सकते हो। ये दो फीचर्स आपको इसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट में 85 प्लस के साथ दो बटन एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। साथ में 85 प्लस कनेक्टिंग फीचर्स तो मैंने बता ही दिए। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट स्टैंडर्ड इसके बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि एक्चुअल फ्यूल टैंक तो अंदर होगा, ये काउल है जो कि गाड़ी को अच्छा मस्कुलर लुक दे देता है। और इसका कलर स्कीम देखोगे तो ये मल्टी कलर स्कीम के साथ आता है, जैसे रेड कलर देख सकते हो ग्लॉसी में, ब्लैक कलर देख सकते हो ग्लॉसी में। इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर देखने को मिलेगा, मैट ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। इस तरह से ये मल्टी कलर हो जाता है। इसमें आपको कंपनी फिटेड इंजन काउल भी मिल जाता है, जो कि फाइबर का है और थोड़ा प्रोटेक्टिव भी है, इंजन को डायरेक्ट लगने वाले पत्थरों से बचाता भी है। इंजन में और भी बहुत सी खास चीज़ें हैं जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। इंजन ही इसका बहुत खास है, क्योंकि 125 सीसी में इतना पावरफुल और इतना ज़्यादा इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला इंजन आपने किसी और ब्रांड में नहीं देखा होगा। आगे बढ़ने से पहले इसकी कंफर्ट की बात करें तो सीट की कुशनिंग मैंने बता दी। 125 सीसी या 100 सीसी या कम्यूटर सेगमेंट की आप किसी भी बाइक से कंपेयर करेंगे ना, तो इसकी जो सीट की कुशनिंग है बेस्ट मिलती है। हालांकि स्पोर्ट्स बाइक में जाएंगे तो कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है, लेकिन ये बीच का सेगमेंट होने के बावजूद दोनों ही सेगमेंट से बेहतर कंफर्ट दे देता है। सीट के मामले में कंफर्ट में एक चीज़ और आती है, इसका फ्रंट सस्पेंशन जो कि टेलीस्कोपिक होगा, जिसका ट्रेवल डिस्टेंस आप देख सकते हो 6 इंच से ज़्यादा का ट्रेवल डिस्टेंस है यहाँ पे। और सेफ्टी की भी बात आएगी, जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे ही। और रियर में कंफर्ट की बात करें तो रियर में आपको मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन। जी हाँ, आपने सही सुना, 125 सीसी में मोनोशॉक का जो ट्रेंड है वो टीवीएस की राइडर ने ही शुरू किया था। इससे पहले कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो कि मोनोशॉक देता हो 125 सीसी में, जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल है। मतलब आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हो। तो आपको कब सॉफ्ट करना है, कब हार्ड करना है, अगर ये जानना है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे साइलेंसर काफ़ी स्टाइलिश है, जबकि आप इसका कोई भी 160 सीसी वाला वेरिएंट देखोगे, जैसा कि यहाँ पे अपाचे 162 वाला वेरिएंट है, इसका साइलेंसर कम्यूटर सेगमेंट की तरह लुक देता है, प्रेजेंस देता है, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप टीवीएस की राइडर में देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश साइलेंसर दिखने वाला है। कंफर्ट में मैं एक चीज़ और दिखाना भूल गया था, वो है राइडिंग पोस्चर। तो अगर मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ तो कुछ ऐसा लुक आएगा जब मैं मेरे जैसा कोई 6 फीट का आदमी इस बाइक के ऊपर बैठेगा। और आप देख सकते हो इसका राइडिंग गेस्चर काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग है। जब मैं इसे राइड करता हूँ तो जो इसका चौड़ा हैंडल है ये मुझे ट्रैफिक में निकलने में काफ़ी मदद कर देता है। और ये काफ़ी लाइट बाइक है, 125 सीसी होने के बावजूद। जो इसका वेट है गाड़ी का, कर्व वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल लोडेड बाइक की बात कर रहा हूँ, तो ये करीब 125 केजी तक जाता है। तो अगर आपकी हाइट 5.5 फीट से 6 फीट की भी है ना, तब भी में जो इसका राइडिंग गेस्चर है हीरो की तरह आपको अपीयरेंस दे देता है। और यकीन मानिए ये बाइक 125 सीसी में जब लॉन्च हुई थी तो इस तरह से बूम हुई थी कि जो पहले से दिखती आ रही थी 125 सीसी की बाइक, वो दिखना कम हो गई थी। और आज भी आप देखोगे तो आपको मार्केट में 125 सीसी में सबसे ज़्यादा टीवीएस की राइडर दिखेगी, जबकि जो भी ब्रांड आ रहे हैं 125 सीसी में वो इससे कहीं पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। टीवीएस ने 125 सीसी की बाइक में पहला प्रोडक्ट यही लॉन्च किया था और आते ही बूम कर गया। चलिए तो अब मैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात बता दूं, तो इसमें आपको 125 सीसी का 3 वॉल्व इंजन मिलता है, जो कि एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों होने वाला है। मतलब एयर कूल्ड तो समझ में आता है, ऑयल कूल्ड के लिए क्या टेक्नोलॉजी दी है, मतलब कहने के लिए कंपनी बोलती है कि यहाँ से इसका जो ऑयल है वो भी ठंडा होता है, लेकिन एग्जैक्टली वही एयर फ्लो की वजह से ठंडा होता है। इसमें कोई एडिशनल रेडिएटर नहीं, जैसा कि ऑयल कूल्ड इंजन में होता है। 160 सीसी अपाचे में आपने देखा होगा, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये अपाचे 164 भी है, जिसका ऑयल कूल्ड रेडिएटर आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसकी मदद से इसके इंजन का ऑयल ठंडा होता है। लेकिन टीवीएस की राइडर में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, कोई भी रेडिएटर नहीं दिखता है।
बस आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट दिखेगा एडिशनल, जिसकी मदद से जो इसका इंजन का ऑयल है वो जल्दी ठंडा होता है, तेज़ी से ठंडा होता है। एक्सीलरेशन मैंने बता ही दिया कि आप इसे राइड कर रहे हो तो ये मात्र और मात्र 5.8 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। और इसमें आपको 2 राइडिंग मोड भी मिल जाते हैं, इको और पावर। अगर आपको फास्टर एक्सीलरेशन और हाई स्पीड चाहिए तो आप इसे पावर मोड पे चला सकते हो। अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए, ऑप्टिमाइज पावर चाहिए, तो आप इसे इको में चला सकेंगे, जिससे आप सिटी राइड भी कर सकते हो। हाईवे पे भी चल रहे हो, आपको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करना है तो आप इसे इको में भी चला सकते हो। अब सेफ्टी देखेंगे तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है एसबीटी के साथ, मतलब सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें आप अगर इसका रियर ब्रेक प्रेस करते हो तो इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो भी स्लोली प्रेस होगा, तो आपकी जो ब्रेकिंग है थोड़ा कम टाइम में हो जाएगी। तो ये चीज़ एसबीटी के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। और इस जो डिस्क ब्रेक देख रहे हो, ये पीडल देख रहे हो, ये 240 mm का होने वाला है। साथ में इसमें एक और सेफ्टी फीचर्स है जो कि इसके बेस वेरिएंट से ही मिलेगा, वो है इसका साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम, जिसका सेंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये काम ऐसे करता है कि अगर आपने साइड स्टैंड नहीं लगाया तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, या इंजन स्टार्ट है आपने साइड स्टैंड लगा दिया तो इंजन बंद भी हो जाएगा। हालांकि इस तरह से इंजन को बंद नहीं किया जाता है, इससे इंजन पे लोड पड़ता है, लेकिन ये फिर भी एक सेफ्टी फीचर है, तो ये अच्छी तरह से काम करता है। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया 125 सीसी का 3 वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि मैंने दिखाया भी और समझाया भी। ये मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऑयल कूल्ड वाली मुझे राइडर के अंदर समझ में नहीं आई है। पावर की बात करें तो इसमें आपको 11.2 bhp का पावर और 11.2 Nm का टॉर्क मिल जाता है। मतलब पावर और टॉर्क का रेशियो सेम रखा गया है इस गाड़ी के अंदर। तो ये जो पावर और टॉर्क का रेशियो ऐसा है कि अगर आपका खुद का वजन 100 किलो है और 100 किलो का आप वेट कैरी कर सकते हो, या पिलियन आपका 100 किलो का है वो भी, तो आप इसे आराम से पहाड़ों में चढ़ा सकते हो, क्योंकि 11 Nm का टॉर्क काफ़ी अच्छा है। और इसकी टॉप स्पीड मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि 99 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें ये गाड़ी जो है तो 120, 125, 130 किलोमीटर की स्पीड पे भी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं जाएगी, लेकिन इंजन की पावर से आप इसे मात्र और मात्र 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही भगा सकते हो। इसके ऊपर जो गाड़ी जाती है वो जाती है फोर्स ऑफ मोमेंटम की मदद से, ग्रेविटी की मदद से, फिजिक्स की मदद से। जब गाड़ी आपकी फ्लो में चल रही होती है तो जो इसका मोमेंटम बनता है, अगर आप ब्रेकिंग नहीं करोगे तो इसकी स्पीड कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी। अगर किसी भी तरह का बीच में ड्रैग नहीं आता है या किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं आता है बीच में, तो इसकी स्पीड अपने मोमेंटम की वजह से बढ़ती जाती है, और उस वजह से जो इसकी स्पीड होती है वो 120, 125 तक पहुंच जाती है। तो इसका भी क्लेरिफिकेशन दे दिया है, जो कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि 125 सीसी की बाइक को 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाया जा रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। 110, 115 या 150 सीसी की बाइक में भी ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं कि आप इस बाइक को या 150 सीसी की बाइक को 125 तक ले जा सको। अब बता दो, इस पावर और परफॉर्मेंस के बावजूद इस बाइक के अंदर आपको 60 kmpl का माइलेज मिल जाता है ऑन रोड। और प्रैक्टिकल माइलेज बता रहा हूँ, कंपनी तो इसका 75 kmpl माइलेज क्लेम करती है, लेकिन ये 60 kmpl का माइलेज आपको दे देती है रियल लाइफ में। जब आप इसको लेके ट्रैफिक में भी चलोगे, खराब सड़कों में भी चलोगे, तब भी ये 60 kmpl का माइलेज दे देती है। प्राइसिंग की बात करें तो ये सतना शहर में ऑन रोड 1,15,000 रुपये कॉस्ट करती है, और जो इसका सर्विस इंटरवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी है, बजट फ्रेंडली है, क्योंकि इसका जो सर्विस कॉस्ट आती है करीब 300 रुपये आती है हमारे सतना शहर में। लेबर चार्ज की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर ऑयल या ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है तो आपका ये 1,000 रुपये के अंदर सर्विस हो जाती है। और सर्विस इंटरवल इसका काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 6,000 किलोमीटर के इंटरवल में आपको इसकी सर्विसिंग करवानी है। तो अगर एवरेज बात करूं तो एक आदमी एक बाइक को एक साल में लगभग 10,000 किलोमीटर चलाता है, 10 से 12 मान लेते हैं, तो एक साल में उसे मात्र 2 सर्विसेज करवाने पड़ेंगे इस बाइक को लेने के बाद। अब और कुछ छोटी डिटेल्स जो कि बतानी रह गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो छोटी डिटेल्स में सबसे पहले बात आती है फ्रंट टायर की, जो कि 80 mm थिकनेस के साथ आता है। इसकी जो चौड़ाई होगी 80 mm की होगी। याद रखना ये थोड़ा कम है, जिसकी वजह से जो है तो इसका माइलेज अच्छा मिल पाता है, लेकिन हाई स्पीड में इसकी जो ग्रिप है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उतनी अच्छी ग्रिप नहीं मिलेगी जब आप इससे हाई स्पीड पे परफॉर्मेंस ले रहे होगे, क्योंकि आप एक नॉर्मल कोई भी कम्यूटर बाइक या स्कूटर देखोगे
उसका मिनिमम 90 mm चौड़ा टायर होता है, लेकिन इसमें मात्र और मात्र 80 mm चौड़े टायर मिलते हैं, क्योंकि साइड प्रोफाइल 100% होगा। 17 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है। और वहीं रेयर व्हील में देखेंगे तो रियर में भी आपको ज़्यादा चौड़े टायर नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, कम्यूटर सेगमेंट से थोड़ी ज़्यादा चौड़े मिल जाते हैं। रियर में भी कम्यूटर सेगमेंट में आपने 90 mm चौड़े टायर देखेंगे, लेकिन इसमें टीवीएस की राइडर में आपको 100 mm चौड़े टायर मिल जाते हैं। 100/90 के ट्यूबलेस टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। ये टायर टीवीएस टायर्स की तरफ से आने वाला है। इसमें रियर में ड्रम ब्रेक स्टैंडर्ड है, आपको हर वेरिएंट में ड्रम ब्रेक ही मिलेगा रियर व्हील के अंदर। फुटपैक देखोगे तो पिलियन राइडर में किसी भी तरह की रबड़ की कुशनिंग नहीं, लेकिन राइडर वाले फुटपैक में रबड़ की कुशनिंग मिल जाती है। साथ में ब्रेक के ऊपर भी रबड़ की कुशनिंग देखने को मिलती है। इस टीवीएस राइडर में अगर आपको सीट को रिमूव करना है तो आप यहाँ चाबी लगा के सीट को रिमूव कर सकते हो। ब्रेक लाइट देख सकते हो जो कि विकेट लुक के साथ ही है। इंडिकेटर सेम अपाचे वाले मिलते हैं। यहाँ पे कोई टायर हगर नहीं है। चैन कवर नाम मात्र का है, ऊपर की तरफ से कवर है, नीचे की तरफ से खुला हुआ है। ये थोड़ा हटाई दो या लगाई दो अच्छे से, कुछ भी नहीं है, बीच में लटका दिया। साड़ी गार्ड एसेसरीज के तौर पे मिल जाता है। और इसमें एक और काफ़ी अच्छा बुल गार्ड, लेग गार्ड लगा हुआ है बुल टाइप का, तो वो एसेसरीज में मिलेगा। और इसकी कीमत अगर आप एडिशनली ले रहे हो तो ये आपको 1500 रुपये का पड़ने वाला है अग्रवाल टीवीएस में। और अगर आप इससे नहीं लगवाते हो तो जो स्टैंडर्ड लेग गार्ड आता है वो कुछ इस तरह का होने वाला है, जो कि देखने में काफ़ी बेसिक और ऐसा लग रहा है जैसे जो ये साइड पैनल है ये ज़्यादा बाहर है लेग गार्ड के कंपैरिजन में। मतलब गाड़ी पहले इससे टकराएगी, इसमें टकराए या ना टकराए। तो अगर आप इस एसेसरीज को लगवाते हो तो देख सकते हो यहाँ पे ये लेग गार्ड ऑलमोस्ट 5-6 उंगली ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। साथ में इसकी थिकनेस अच्छी है, साथ में ये मल्टी लेयर भी है और इसकी मजबूती भी अच्छी है, अच्छी खासी। मतलब ज़रा सा भी प्ले नहीं है इनमें। यहाँ पे एक हुक भी निकला हुआ है, अगर आप किसी तरह से बांधना चाहते हो कॉर्ड वगैरह तो वो भी बांध सकते हो। यहाँ पे भी किसी भी तरह का कॉर्नर नहीं छोड़ा गया है, उसे पूरी तरह से बिल्डिंग कर दी गई है ताकि रस्टिंग वगैरह ना हो। इसमें एसेसरीज के तौर पे आपको यहाँ पे एक वाइज़र भी मिल जाता है जो करीब 300 रुपये कॉस्ट करता है। देखने में अच्छी लगने लगती है बाइक तो वो भी कर सकता हो। अपाचे वाले इंडिकेटर फ्रंट में भी लीवर की क्वालिटी प्रीमियम है, अच्छी रखी गई है। ये चीज़ें अच्छी लगती है कि कुछ जगह पे कॉस्ट कटिंग करके कुछ जगहों को मजबूत भी किया गया है। ट्यूबलेस हैंडल बार है जिस पे आप एसेसरीज वगैरह लोड करवाना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ पे आप ये मिरर का बैक पैनल देखोगे तो ये एरोडायनेमिकली डिज़ाइन किया गया है। जबकि मैं इसका अपाचे 164V का दिखाऊं तो ये एग्जैक्टली वही लगा हुआ है जो कि आपको टीवीएस राइडर में मिलता है। ऐसा नहीं कि पार्ट शेयरिंग है, क्योंकि इनका जो 2V वाला वेरिएंट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इनमें काफ़ी बेसिक सा है, उतना एरोडायनेमिक शेप नहीं है इस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि कॉस्ट कटिंग नहीं है, बल्कि इस सेगमेंट को प्रीमियम बनाया गया है जानबूझ के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे फीचर्स के साथ एक अच्छी बाइक ले सकें। मुझे ऐसे कोई कंप्लेन नहीं आई है। एक कंप्लेन आई थी पहले, काफ़ी पहले आया करती थी कि इनमें पैनल्स गैप काफ़ी ज़्यादा होते थे। जो चीज़ यहाँ पे आपको रिड्यूस दिखेगी, मतलब कम रखी गई है। लेकिन ये पैनल गैप रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ठंडियों में गर्मियों में ये पैनल गैप जो है तो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। उस वजह से यहाँ पे हल्का पैनल गैप रखा जाता है। एक कंप्लेन आती थी कि इसका जो चार्जिंग सॉकेट है इसमें से अक्सर धुआं निकलता था। मैंने भी एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था दोस्त के साथ, तो अगर पॉसिबल होगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टीवीएस राइडर का ये वीडियो और ये डिटेल आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।